खबर दी थी कि 600 के करीब लोग हैं जिनका नो फ्लाई लिस्ट में हुकूमत की तरफ से नाम दे दिया गया कि वो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क सफ़र ना कर सकें। उसका जवाब इमरान खान ने ट्वीट के ज़रिए दिया और इमरान खान ने कहा है दैट आई वॉन्ट टू थैंक द गवर्नमेंट फॉर पुटिंग माई नेम ऑन द ECL एज आई हैव नो प्लान्स टू ट्रेवल अब्रॉड। यानी कि मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम ECL पे डाला है, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं बाहर बैरून मुल्क सफ़र करूँ। बिकॉज आई नीदर हैव एनी प्रॉपर्टीज़ और बिजनेसेस अब्रॉड नॉर इवन अ बैंक अकाउंट आउटसाइड द कंट्री। क्योंकि ना तो मेरे कोई जायदादें हैं बाहर बैरून मुल्क और ना ही कोई कारोबार है, और एक बैंक अकाउंट तक भी मेरा मुल्क से बाहर नहीं है। इफ़ एंड व्हेन आई डू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ हॉलीडे, अगर मुझे कभी जब भी कोई अपॉर्चुनिटी कोई मौका मिला छुट्टियां मनाने का, तो वो इट विल बी इन आर नॉर्दर्न माउंटेन्स माई फेवरेट प्लेस ऑन अर्थ। तो वो मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जो है पहाड़ों में जाके मनाऊंगा, जो पूरी दुनिया में मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। तो इमरान खान साहब का मोरल तो हाई है। इमरान खान साहब ने जिस तरह से ये ट्वीट किया और जो जवाब दिया है ECL का, मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी कार्रवाई हुकूमत ने की थी और उनको डराने की जो कोशिश की थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 600 से ऊपर लोगों के नाम बताए जा रहे थे कि उसमें डाल दिए गए हैं। सर फहरिस्त इमरान खान का नाम था। तो जवाब में उन्होंने कहा है कि मैं तो मुल्क से बाहर जाना ही नहीं चाहता, और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरा नाम ECL में डाल दिया है, और अगर कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिला छुट्टी मनाने का, तो मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जाऊँगा। अच्छा, ये तो खान साहब का रिप्लाई है जो कि दबंग है। दूसरी तरफ ख़बर ये भी है, इसी की एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 186 और लोग हैं, रहनुमा हैं, वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, रहनुमा ज़्यादातर, जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में ऐड कर दिया गया। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट का भी अपना एक कानून है। एक कानून के तहत लोगों के नाम ECL में डाले जाते हैं, लेकिन बहरहाल अभी क्या उस कानून की बात करनी। कानून तो फिर कानून होता है, वो तो किताबों में होता है। वो तो फिर जज साहिबान भी आजकल तो आपको पता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी हमारे फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, फिर वो आप दीदा भी हो रहे हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के मशवरे भी दे रहे हैं। तो अब इन हालात में जब जज ही ऐसे मशवरे देना शुरू कर दें और जब चीफ जस्टिस ही अपनी साख बचाने में लगे हों, तो फिर कानून का हवाला देना मेरे ख़्याल में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है इस वक्त कि मैं आपको बताऊँ कि ECL का क्या कानून है। लेकिन बहरहाल ये एक और ख़बर है कि 186 लोग जो हैं उनका नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। अच्छा, आगे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज की जो विकटें गिरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो तो टूट फूट का सिलसिला पिछले काफ़ी दिनों में, उसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मतलब कि एक्सपेक्टेड था, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो फिरदौस साहिबा को तो मेरे ख्याल में शायद बहुत पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी भी, तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं थी। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि वो ऐसे ही PTI में थी जैसे बैरिस्टर फ़रोग नसीम थे, और वो लॉ मिनिस्टर बन गए थे। और मैंने इस बात पे इमरान खान पे इतनी तनकीद की हुई है इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जब बैरिस्टर फ़रोग नसीम को इन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया है, क्योंकि मैं ये कहता था कि खान साहब का जो नज़रिया है, जो उन्होंने कहा था कि जी अदालतें ठीक कर दो, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी पाकिस्तान में अगर इंसाफ को हम इंश्योर कर लेंगे, तो वो ज़िम्मेदारी इवेंचुअली आपने अपने इत्तेहादियों को सौंप दी है। लॉ मिनिस्टर, यानी कि फ़रोग नसीम साहब MQM का हिस्सा थे, उसमें से वो आए थे, उनको आपने लॉ मिनिस्टर बना दिया। और फ़रोग नसीम जो हैं, ही वॉज नेवर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वो कभी हिस्सा ही नहीं थे। तो जो सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी थी, जो गोल था, जो नारा लगाया था इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, वो जो कहते हैं कि तकरीबन 22 साल का मेरा स्ट्रगल था, तो उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फ़रोग नसीम साहब, तो फ़रोग नसीम साहब कभी PTI का हिस्सा थे नहीं। फ़रोग नसीम साहब जहाँ से आए थे वो वहीं पे उनकी वफ़ादारी थी और उनकी लॉयल्टी। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थी। और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है जी कि बड़ा गलत कल्चर डेवलप हुआ है और मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और पार्टी छोड़ने का ऐलान करती हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड था, फिरदौस आशिक अवान ने नहीं करना था तो फिर किसने करना था ये। इन हालात में जब असद उमर छोड़ गया, जब कल मलिका बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली, जब मुसर्रत जमशेद चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली, फवाद चौधरी पहले ट्वीट कर चुके हैं, खैर फवाद चौधरी और सियासी जमातों में रह चुके हैं बहरहाल, तो फिर फिरदौस साहिबा का तो सियासी बैकग्राउंड आपको पता है। और ये वो लोग हैं जो कि सियासत करते हैं पोजीशंस लेने के लिए, पावर, इक़्तिदार, सीट, कुर्सी लेने के लिए,
तो वो जिधर चढ़ता सूरज नज़र आ रहा हो, ये अक्सर फसली बटेरे उधर परवाज़ कर जाते हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई धचके वाली बात है नहीं। एक कासिम खान साहब हैं, साबिक सूबाई मुशीर रह चुके हैं KPK में, उन्होंने आज PTI छोड़ने का ऐलान किया है। तो ये तो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज की जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। वो क्या है? वो ये है कि शेख रशीद साहब ने एक पिटिशन दाखिल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई की है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। और वो पिटिशन में उन्होंने कहा था कि ये जो निगरान सेटअप है पंजाब में, ये 90 दिन से ऊपर गैर आइनी हो चुका हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब ये मज़ीद ऑपरेट कर नहीं सकता, तो इसको काम करने से रोका जाए। अगर आपको याद हो तो तकरीबन 1 महीना पहले मैंने जब वीलॉग किया था तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे 14 मई को इंतखाबात नहीं होते और वफाकी हुकूमत फ़ंड्स इशू नहीं करती है और इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता, फाल नहीं होता, तो इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि ये निगरान सेटअप्स 90 रोज़ गुजर जाने के बाद गैर आइनी हो चुके हैं, तो इनको काम करने से रोका जाए। और अगर उनको काम करने से रोकने का कोई हुक्म अदालत सादिर कर देती है तो फिर PDM के लिए सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाएगी। और बिकॉज निगरान सेटअप को काम करने से रोक दे, फिर देन देर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस इन द कंट्री और एटलीस्ट इन द 2 प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री। तो वो पिटिशन जो दाखिल हुई थी उसकी समात भी हुई है और समात होने के बाद उसको समात के लिए मंजूर भी कर लिया गया, एडमिट कर लिया गया। ये इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जब कोई पिटिशन एडमिट होती है तो अदालत इस बात का इदराक करती है कि अपेरेंटली ये एक संजीदा मामला है, संजीदा केस है और इसके अंदर सब्सटेंस मौजूद है और ये सॉलिड सब्सटेंस है और इस वजह से इसको आगे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो अदालत को इसके अंदर संजीदगी नज़र आ रही है, कोई सब्सटेंस, कोई लीगल आर्गूमेंट में जान नज़र आ रही है, जो उन्होंने पिटिशन को एडमिट किया है, समात के लिए मंजूर किया बाकायदा तौर पे और नोटिस कर दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नर को भी नोटिस हो चुके हैं इस पिटिशन में। और अगली जो इसकी तारीख़ है वो 6 जून है, 6 जून 2023। तो अगर यहाँ पर लीगल बैटल जो है, वैसे तो अदालतों में जो सूरत हाल है मैं वीलॉग के शुरू में कह चुका हूँ कि वो अच्छी नहीं है। अदालतें खुद कह रही हैं कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालतें खुद कह रही हैं कि हम बंदों को रिहा करते हैं वो दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं, अदालतें खुद बंदों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के मशवरे भी दे रही हैं।